बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टिश्यू रिपेयर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को पढ़ लिया था, तो इस वीडियो के अंदर हम टिश्यू रिपेयर को पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली टिश्यू का रिपेयर, जिसके लिए दूसरा वर्ड होता है हीलिंग, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी टिश्यू की इंजरी के बाद उसके आर्किटेक्चर और इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी मॉर्फोलॉजी को, इसकी फिजियोलॉजी को वापस ले आना इंजरी के बाद, उसको बोलते हैं रिपेयर या हीलिंग। लेकिन जो वर्ड रिपेयर यूज होता है ये पैरेन्काइमल और कनेक्टिव टिश्यू के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हीलिंग होता है वो सरफेस एपिथेलियम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन नॉर्मली दोनों को वर्ड्स को इंटरचेंज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो हीलिंग है वो सरफेस एपिथेलियम के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल स्किन के लिए। लेकिन पैरेन्काइमल और कनेक्टिव टिश्यू के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वह रिपेयर होता है। अब रिपेयर होता है किसी भी डैमेज टिश्यू का, वो दो प्रोसेस के जरिए होता है। पहला है रीजनरेशन और दूसरा होता है स्कारिंग होती है। रीजनरेशन में ये होता है कि जैसे कोई सेल डैमेज हो गया, उसका नंबर और इसका नंबर वापस आ जाएगा। सेल रेप्लिकेट करके डिफरेंट यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट करने के बाद अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं। क्या इसका मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों वापस आ जाता है। स्कारिंग के केस में क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन हो जाएगी। इन शॉर्ट, जो स्कारिंग वाले केस के अंदर स्ट्रक्चर तो वापस आ सकता है, आर्किटेक्चर भी आ सकता है, लेकिन फिजियोलॉजी वापस नहीं आ पाती, क्योंकि नॉर्मल सेल वापस रिकवर नहीं हो पा रहे। रीजनरेशन वाला मैकेनिज्म देख लेते हैं। कहते हैं कि कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि अपने डैमेज कंपोनेंट को आसानी से रिप्लेस कर लेते हैं और नॉर्मल स्टेट की तरफ आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मैकेनिज्म क्या है कि जो सर्वाइविंग सेल होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन की वजह से, जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से नए सेल बन जाते हैं, जो कि पुराने सेल को या डैमेज सेल को या जो सेल निकल चुके हैं उनको रिप्लेस कर जाती है। फॉर एग्जांपल, जो लीवर के पास एक्सीलेंट रीजनरेटिव कैपेसिटी है, यहाँ तक कि हम लीवर के कुछ पार्ट को डोनेट भी कर सकते हैं। इसका जो क्वार्टेट लोब होता है उसको डोनेट कर सकते हैं। रीजनरेशन के लिए जो बेसिक मैकेनिज्म है, जो कि हमें स्किन और इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, वो है टिश्यू स्टेम सेल होता है, उनके प्रोजेनिटर्स होते हैं, वो रीजनरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते होते हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन, जिसको स्कारिंग बोलते हैं, या उसको हम फिब्रोसिस वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक है। अब ऐसा होता है कि या तो इंजरी कुछ ज़्यादा सीवियर हो गई है, इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई है कि रीजनरेशन नहीं चल पाती, या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि वो टिश्यू, उसके पास कोई टिश्यू स्टेम सेल ही नहीं है, उस टिश्यू के पास स्टेम सेल ही नहीं है। मतलब या तो वो रीजनरेशन कर नहीं सकता, या अगर वो कर सकता है कि इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि वो अकेला रीजनरेशन नहीं कर सकता। तो रिपेयर वाला मैकेनिज्म जो चलेगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन, जिसको फिब्रोसिस बोलेंगे, स्कारिंग वगैरह बोलेंगे। ठीक है। कहते हैं कि जो फिब्रोटिक स्कार होता है वो नॉर्मल नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन फंक्शन वापस नहीं आ पाता। फिब्रोसिस का मतलब क्या होता है? कोलेजन की डेपोजिशन होती है, जो कि मेनली लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, किडनीज के अंदर, दूसरे ऑर्गन के अंदर होती है। किस वजह से? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कॉन्सिक्वेंस है। या हार्ट के अंदर, जैसे अगर हार्ट के अंदर इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, जिसको कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। अगर कोई फिब्रोसिस डेवलप होता है किसी टिश्यू स्पेस के अंदर, ठीक है, टिश्यू स्पेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आप टिश्यू स्पेस में आप एग्जांपल ले लो, प्लूरल कैविटी का एग्जांपल ले लो, और इसको ऑक्यूपाई करने वाला, उस टिश्यू स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाला इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया होता है अफेक्टिंग द लंग। ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेटरी यानी कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो फिर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट प्रोड्यूस होता है, वो फिर फिब्रोसिस वगैरह, रिपेयर वगैरह हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अब चाहे रीजनरेशन है, चाहे स्कार की फॉर्मेशन है, इनके अंदर होता है कि इनके अंदर सेल की प्रोलिफरेशन होती है, और इसमें यह होता है कि सेल और ईसीएम का इंटरेक्शन होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम टिश्यू की रीजनरेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम स्कार फॉर्मेशन और हीलिंग यानी फिब्रोसिस को कवर करेंगे। और आप ये भी बार बार कह रहे हैं कि ओपन वुंड हीलिंग और क्लोज्ड वुंड हीलिंग, इनमें फ़र्क क्या होता है? पहले आपको वो फ़र्क क्लियर करा देता हूँ। जो ओपन वाउंड हीलिंग है, इसका दूसरा नाम होता है हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन होता है। ठीक है। जो क्लोज्ड वुंड होती है, मतलब जो स्किन रप्चर नहीं होती, जो क्लोज्ड वुंड की जो हीलिंग होती है वो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन होती है। जो ओपन वुंड होती है जिसमें स्किन रप्चर हो जाती है, तो वो हीलिंग होती है सेकेंडरी इंटेंशन होती है। ठीक है। तो वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको डिफरेंस, तकरीबन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तकरीबन मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही कवर होगा। लेकिन हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन ये किसके लिए होती है? क्लोज्ड वुंड के लिए होती है। और जो ओपन वुंड होती है उसके लिए स्पेसिफिक होती है कौन सी वाली? हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन होती है। ओके। तो सेल और टिश्यू रीजनरेशन को कवर कर रहे थे। तो पहले हम रीजनरेशन को पढ़ रहे थे कि कोई भी सेल डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, तो फिर क्या होगी? सेल की प्रोलिफरेशन होगी, और वो सेल की प्रोलिफरेशन कराने वाले बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और ये वाला पहली बात कि क्या होगा कि रीजनरेशन के अंदर पहला मैकेनिज्म क्या होगा? सेल की प्रोलिफरेशन होगा, और ये सेल की प्रोलिफरेशन असल में डिपेंडेंट होती है ईसीएम की इंटीग्रिटी में, और ये भी डिपेंडेंट होती है कि टिश्यू के पास स्टेम सेल है या नहीं। अब डिपेंडिंग अपॉन टिश्यू के पास रीजनरेटिव पावर कैसी है, तो टिश्यूज को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर ऑफ रीजनरेशन। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, चाहे उनको इंजरी हुई है ना नहीं हुई, नॉर्मल है
या डैमेज हो चुकी है, बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, उनको लेबाइल बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मली डिवाइड नहीं करते, लेकिन जब इंजर्ड होती है, डैमेज होती है, तब ये डिवाइड करते हैं, तो उनको लेबाइल नहीं स्टेबल बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि चाहे इंजरी हो या ना हो, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेबाइल या कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। अब ये सेल क्या होता है, कंटिन्यूसली लॉस्ट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट करते रहते हैं, यानी कंटिन्यूसली इनका टर्नओवर होता है, ठीक है, मतलब बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। और इनका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, या तो टिश्यू स्टेम सेल से आ जाएंगे या मैच्योर सेल्स की डिफरेंस प्रोलिफरेशन की वजह से आ जाएंगे। यानी जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, स्टेम सेल की डिफरेंशिएशन की वजह से या डिफरेंशिएटेड सेल की प्रोलिफरेशन की वजह से, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल क्या होती है, हेमाटोपोइटिक सेल होते हैं बोन मैरो के अंदर, सरफेस एपिथेलियम जिस तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्किन की, ओरल कैविटी की, वजाइना की, सर्विस की, क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, डक्ट्स की होती है, टारक लमिनर एपिथेलियम होती है, जीआईटी की, यूट्रस की, फैलोपियन ट्यूब की, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, यूरिनरी ट्रैक की, ब्लैडर की। तो ये सारी लेबाइल के अंदर आ जाती है। दूसरा स्टेबल, नॉर्मली ये सेल G0 फेज के अंदर होते हैं, फ्यूजन फेज में होते हैं, उनके पास कोई रीजनरेशन पावर नहीं होती एक्टिव स्टेट के अंदर या नॉर्मल स्टेट के अंदर। लेकिन जैसे कोई इंजरी होती है या इनका टिश्यू मास लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लीवर को डोनेट कर सकते हैं, तो कुछ पार्ट इनका लॉस हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, अपने पार्ट को रिकवर कर देते हैं। तो स्टेबल जो सेल होते हैं पैरेन्काइमा बनाते हैं हमारे सॉलिड टिश्यूज का, फॉर एग्जांपल लीवर के, किडनी के, पेनक्रियास के अलावा एंडोथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल। तो इन सब की जो प्रोलिफरेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है वुंड की हीलिंग के अंदर। सिर्फ लीवर की एक्सेप्शन के अलावा इन टिश्यू के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लीवर के पास एक्सीलेंट रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। अब लास्ट है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या होती है, नॉर्मली ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड होती है, ये कि कंप्लीट डिफरेंशिएटेड होते हैं, मजीद ये आगे प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, कार्डिक मसल आती है, इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर ब्रेन की और हार्ट की इंजरी इरिवर्सिबल होती है, जो और इसकी इंजरी के अंदर कोई रीजनरेशन नहीं होगी, स्कार वगैरह होगा। और यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लिमिटेड स्टेम सेल की रेप्लिकेशन या डिफरेंशिएशन कुछ पार्ट्स के अंदर देखने को मिल जाती होती है, लेकिन वो रिलेटिवली नेग्लिजिबल होती है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल है वो भी यहाँ पर परमानेंट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल के अंदर कुछ स्टीलियड सेल्स भी होते हैं जो कि एंडोमाइजियल शीथ के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, ठीक हो गया। और आपको पता है कि परमानेंट टिश्यू के अंदर रीजनरेशन होगी नहीं, तो रिपेयर या हीलिंग कैसे होगा, स्कार फॉर्मेशन से, जिसको बोलते हैं फिब्रोसिस, ठीक है, कोलेजन की डेपोजिशन होना। अब सेल की प्रोलिफरेशन करवानी है रीजनरेशन के अंदर, तो उसके लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो ग्रोथ फैक्टर से आती है और कुछ ईसीएम से आती है, यानी ईसीएम से आती है और उनको कंट्रोल करने वाले ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ऐसे सेल से प्रोड्यूस होते हैं जो कि इंजरी के नियर पड़े हुए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ग्रोथ फैक्टर का, वो मैक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा एपिथेलियल सेल है, स्ट्रोमल सेल्स है, ये भी ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब ये ग्रोथ फैक्टर क्या हो गए, ये हाई कंसंट्रेशन के ऊपर डिस्प्ले होती है, जो कि हमारी ईसीएम प्रोटीन से बाउंड होती है। और जो ग्रोथ फैक्टर्स होती है मल्टीपल सिग्नलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है। उन सिग्नलिंग मैकेनिज्म की वजह से होगा क्या कि जो सर्वाइविंग सेल्स होती है उनके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी, सेलुलर कंपोनेंट की बायोसिंथेसिस होती है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर की वजह से सेल आगे प्रोलिफरेट या डिवाइड कर सकता होता है। मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू रीजनरेशन क्या होता है, तो लीवर की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, लीवर की एग्जांपल, तो लीवर की एग्जांपल आप नोट करना कि जो रीजनरेशन होती है वो दो बेसिक मैकेनिज्म की वजह से होती है। आपको बताया था कि जो हमारा तो प्रोजेनिटर सेल है जो कि स्टेम सेल से डिराइव्ड होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल की डिफरेंशिएशन की वजह से, या जो डिफरेंशिएटेड सेल है उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से होती है। दो बेसिक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पार्शियल हिपैटेक्टमी की है, यहाँ तक कि हम 90% लीवर को हम रीसेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लीवर वापस अपने फंक्शन पे आ सकता होता है, ठीक हो गया। अब इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पर आपको कुछ साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे जो कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब सबसे पहले जो पहला फेज होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट या प्राइमिंग फेज होती है। इसके अंदर जो साइटोकाइन होती है, स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 6 होती है, प्रोड्यूस हो रहा है कोफर सेल से, आपको नजर आ रहा होगा। कोफर सेल को स्टिमुलेट करवाने वाला ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, तो इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस हुआ, कोफर सेल से प्रोड्यूस हुआ, जो कि मैक्रोफेजेस होती है लीवर के। तो उन्होंने क्या किया, पैरेन्काइमा सेल को, जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, उनको कॉम्पिटेंट किया। अब वो क्या होगा, वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, मतलब वो ग्रोथ फैक्टर को रिस्पॉन्ड कर सकता होता है। तो पहले फेज के अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा देना। सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, सेकंड फेज के अंदर पहला तो कॉम्पिटेंसी हो गया, तो सेकंड फेज के अंदर जिसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, फर्स्ट फेज को प्राइमिंग फेज बोलते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे सेल से, मैक्रोफेजेस से, एंडोथेलियल सेल से, फाइब्रोब्लास्ट से, एपिथेलियल सेल से, स्ट्रोमल सेल से। फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर,
TGF अल्फा, ये सारे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं और ये उस हेपेटोसाइट को जो कॉम्पिटेंट हो चुका है तो उसको स्टिमुलेट करवाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर DNA की सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन हो जाती है और रेप्लिकेशन की वजह से वो 2 में डिवाइड हो जाता है, यानी वो G0 से G1 के अंदर चला जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यानी आपने ये करवाया है, प्रोलिफरेशन कराई है हेपेटोसाइट की। दूसरा मैकेनिज्म होता है कि प्रोजेनिटर सेल से स्टिमुलेट करवाना। तो कुछ एक स्पेस ऑफ डिश होती है, तो उसके अंदर ओवल सेल पड़े हुए होते हैं और कुछ प्रोजेनिटर सेल होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड पार्ट के अंदर पड़े होते हैं, किनाल ऑफ हेरिंग के अंदर, जहाँ पे बाइल कैनालिकुलस लार्जर बाइल डक्ट से फ्यूज होता है। तो किनाल ऑफ हेरिंग के अंदर क्या पड़े होते हैं, ओवल सेल पड़े होते हैं, कुछ स्पेस ऑफ डिश के अंदर भी पड़े होते हैं। नहीं, स्पेस ऑफ डिश तो वैसे स्पेस है जो उनको डिफरेंशिएट कर रही है, आप इसको भूल जाना, ठीक हो गया। तो ये 2 बेसिक मैकेनिज्म होते हैं, या तो स्टेम सेल से आ जाएगी या ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सर्वाइविंग हेपेटोसाइट से आ सकते हैं। इसकी समरी को कवर कर लेते हैं। तो टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं लेबाइल, स्टेबल, परमानेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स या लेबाइल टिश्यू के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट हो जाती है और वो लोस्ट सेल को रेप्लिनिश कर देगा, टिश्यू की होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर देगा। तो सेल की प्रोलिफरेशन है वो सेल साइकिल कंट्रोल होता है, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो रीजनरेशन होती है लीवर की, वो क्लासिकल एग्जांपल होती है, किससे स्टिमुलेट होती है, साइटोकाइन से, ग्रोथ फैक्टर से। जब लीवर का डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक हो गया। 2 मैकेनिज्म होती है, या तो प्रोजेनिटर सेल से या सर्वाइविंग हेपेटोसाइट से लीवर रिकवर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रिपेयर बाय कनेक्टेड टिश्यू डेपोजिशन, जिसको स्कारिंग या फिब्रोसिस बोलते हैं। तो क्या आज की वीडियो के अंदर सारा कवर कर ले, देखते हैं जितना मेरा स्टैमिना होता है। तो रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन होती है। अब जो स्कारिंग वाला प्रोसेस या फिर प्रोसेस वाला मैकेनिज्म कब चलेगा, उन टिश्यू के अंदर जो कि परमानेंट होते हैं, उनके अंदर स्टेम सेल ही नहीं होता, या बाजू का ऐसा होता है कि अगर उनके अंदर इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्कारिंग वगैरह देखने को मिलती है और टिश्यू के अंदर पैचेस वगैरह देखने को मिलेंगे। अब जो स्कार होगा, स्कार जो स्कार का जो वर्ड यूज़ होता है, वैसे ये वर्ड यूज़ होता है वूंड हीलिंग के लिए, स्पेसिफिकली स्किन के अंदर। लेकिन इसके अलावा इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी पैरेन्काइमा को कोलाजन से रिप्लेस कर देना, तो उसको बोलते हैं स्कार। लेकिन नॉर्मली हम स्कार का वर्ड यूज़ करते हैं स्किन के लिए। अब स्कार की फॉर्मेशन में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इतनी मर्तबा आ चुका है, इतनी मर्तबा आ चुका है, किसी ने भी सोचा ना होगा, ठीक है। तो स्टेप्स इन स्कार फॉर्मेशन क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी डैमेज होता है, टिश्यू पे डैमेज होगा, ठीक है, और ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो आपको पता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, प्लेटलेट प्लग बनता है, हीमोस्टैटिक प्लग बनता है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा और स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है। तो पहले तो क्लॉटिंग सिस्टम वाला मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। और फिर आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद आगे इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन, स्टेप नंबर 1 इन्फ्लेमेशन होती है, फिर सेल की प्रोलिफरेशन है, फिर नंबर 3 में आपकी ग्रैन्युलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन है और नंबर 4 क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन होती है। फिर इसके बाद 1 बाय 1 स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है, एंजियोजेनेसिस का मैकेनिज्म क्या होगा, डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज का क्या मैकेनिज्म क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू की रीमॉडलिंग का क्या मैकेनिज्म होगा, तो उनको भी वो एक्सप्लेन करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब कोई भी टिश्यू डैमेज होगा तब इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट हो जाती है, कि अगर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के प्रोडक्ट होती है या कीमोकाइन रिलीज होती है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स या दूसरे मीडिएटर्स होते हैं, वो क्या करवाते हैं, कीमोटैक्सिस करवाते हैं न्यूट्रोफिल की। शुरू में तो न्यूट्रोफिल आ जाती है, बाद में मैक्रोफेजेस वगैरह आना शुरू हो जाती है। फिर सेल की प्रोलिफरेशन होगी जो कि तकरीबन 10 दिन तक ले सकती होती है। इस केस के अंदर एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करते हैं और ये वुंड को कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है, बल्कि अभी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल होती है, एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखना, जैसे कोई एपिथेलियल सेल होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं वुंड के ऊपर, उसको कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखो ना, तो एपिथेलियल सेल होती है, पहले इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियल सेल को कवर करेंगे। फिर जो एंडोथेलियल सेल और पैरासाइट्स होते हैं, वो नई वेसल को बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो इस केस के अंदर एंजियोजेनेसिस नहीं हुई और इस केस के अंदर एंजियोजेनेसिस हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल नहीं बल्कि ये वाला एपिथेलियल सेल है, इसको कवर करेंगे वुंड को। फिर इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोथेलियल सेल और पैरासाइट माइग्रेट करेंगे, न्यू वेसल बना लेंगे, जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, यानी जो पहले से मौजूद वेसल होती है उससे नई वेसल को बनाना, उसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट करते हैं टिश्यू इंजरी की वाली साइड के ऊपर और कोलेजन फाइबर डेपोजिट करेंगे, वो आगे स्कार बना देगा। फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, यानी फाइब्रोब्लास्ट और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन हो गई है, ठीक है, उसको अगर आप वेसल के साथ मिला दो और
ल्यूकोसाइट के साथ मिला दो तो क्या बनेगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो कि पिंक होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रैनुलर अपीयरेंस का होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी पपड़ी के नीचे जो होता है ना पिंक वाला टिश्यू, ये हमारा क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू है। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू 4 चीज़ों को मिलाने से बनेगा। फाइब्रोब्लास्ट को मिला दो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी है, इसके अंदर वेसल्स भी है, इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसके अंदर कुछ मैक्रोफेजेस भी है। इन चारों को मिला दो तो बन जाएगा ग्रैनुलेशन टिश्यू। इसकी अपीयरेंस पिंक, सॉफ्ट, ग्रैनुलर होती है ग्रोथ सेक्शन के अंदर, अगर आप देखते हो। ठीक हो गया। और ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या करता है, टिश्यू की इंजरी वाली साइड को कवर कर लेता है। ठीक हो गया। ओके। और जो जितना अमाउंट ऑफ ग्रैनुलर टिश्यू है वो डिपेंडेंट होगा कि कौन सी रिपेयर मैकेनिज्म है, फर्स्ट इंटेंशन है हीलिंग या सेकंड इंटेंशन है। और लास्ट क्या होगा, डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, बाय डेपोजिशन ऑफ कोलेजन होगा। फिर जो अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा वो ग्रैनुलेशन टिश्यू में बढ़ जाएगा। फाइनली क्या होगा, स्टेबल फाइब्रस स्कार बनेगा। ठीक है, जैसा अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इसके अंदर स्टेबल फाइब्रस स्कार बनेगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या होगी, उसकी रीमॉडलिंग वगैरह हो जाती है और फाइनली टिश्यू अच्छे तरीके से रिपेयर कर जाएगा। ठीक है। अब मैक्रोफेजेस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है रिपेयर के अंदर। सबसे पहले कि ये ऑफेंडिंग एजेंट को क्लियर कर देंगे, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो सेल के प्रोलिफरेशन करवाते हैं, साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करवा देंगे और कनेक्टिव टिश्यू की सिंथेसिस और डेपोजिशन को बढ़ा देते हैं। जो मैक्रोफेजेस रिपेयर के अंदर आ जाते हैं वो M2 होते हैं। ठीक है। और जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर वो M1 होते हैं। ठीक है। तो पहला जो दूसरा स्टेप था सेल प्रोलिफरेशन, उसके अंदर भी दूसरा स्टेप था एंजियोजेनेसिस। अब उसको एक डिटेल से पढ़िए कि एंजियोजेनेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। एक वर्ड है एंजियोजेनेसिस, दूसरा होता है वेस्कुलोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस और वेस्कुलोजेनेसिस में क्या फ़र्क होता है, एंजियोजेनेसिस के अंदर बनी बनाई वेसल से पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेसल होती है, उसमें से नई वेसल स्प्राउट करती है। लेकिन वेस्कुलोजेनेसिस के अंदर न्यू वेसल बनती है हमारे हेमांजियोब्लास्ट से। ठीक हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। पहली बात है हीलिंग प्रोवाइड करती है, दूसरी बात कि कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ इस्कीमिया। तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ट्यूमर की प्रोलिफरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ट्यूमर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवा देती है, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा ब्लड, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाती है। ठीक हो गया। अब एंजियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है, इसको मैं एक और वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ जब हम इसके एमसीक्यूज में पढ़ रहे थे, तो फिर भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चलती है, वेसोडाइलेशन चलती है। वेसोडाइलेशन जिसकी वजह से अगर आप देखो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वेसोडाइलेशन चलती है। वेसोडाइलेशन किस रिस्पॉन्स में होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके अलावा और इंक्रीज परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी को बढ़ाने वाला कौन होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक हो गया, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। इसके बाद नंबर 2 क्या होगा, पेरिसाइट की सेपरेशन होगी। अगर आप यहाँ पे देखो ये पेरिसाइट है, तो पेरिसाइट की क्या हो रही है, डिटैचमेंट हो रही है, सेपरेशन हो रही है लुमिनल वाली साइड से, और बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन हो रही है ताकि वेसल स्प्राउट कर सके। तो 2 स्टेप हो रहे हैं, पेरिसाइट की डिटैचमेंट और डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के फंक्शन लिखे हुए हैं, एंजियोपोइटिन और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस। फिर इसके बाद नंबर 3 स्टेप में एंडोथेलियल सेल की माइग्रेशन होती है टिश्यू इंजरी वाली एरिया के ऊपर। फिर एंडोथेलियल सेल की माइग्रेशन प्रोलिफरेशन होती है बिहाइंड द लीडिंग एंड। ठीक है, यानी इससे पीछे पीछे जो एंडोथेलियल सेल की क्या होगी, प्रोलिफरेशन होगी। फिर रीमॉडलिंग होती है, आपस में मुड़ेंगे मिलेंगे अच्छे तरीके से, जो पेरी एंडोथेलियल सेल की रिकरेंटमेंट होती है, और लास्ट में एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन रुक जाती है। तो क्या क्या स्टेप होती है, वेसोडाइलेशन होती है, पेरिसाइट की डिटैचमेंट होना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिग्रेड होना, एंडोथेलियल सेल का माइग्रेट करना आना, फिर प्रोलिफरेट करना, कैपिलरी ट्यूब का रीमॉडल हो जाना, फिर रिकरेंटमेंट होना, पेरी एंडोथेलियल सेल की पेरिसाइट्स की होना, क्योंकि पेरिसाइट्स क्या बनाते हैं, जो जो पेरी एंडोथेलियल सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैपिलरीज के लिए पेरिसाइट्स, और स्मूथ मसल्स होती हैं लार्जर वेसल के लिए। फाइनली एंडोथेलियल की प्रोलिफरेशन को रोक देना। ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं, तो मैकेनिज्म क्या होता है कि एंजियोजेनेसिस के अंदर मल्टीपल सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं। जैसे वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है, वो माइग्रेशन को, प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है, माइग्रेशन को, प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करवाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है, वेसोडाइलेशन करवा देता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर स्पेसिफिकली FGF2 ये एंडोथेलियल सेल के प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला स्टेप था ना प्रोलिफरेशन वाला, ये FGF2 की वजह से होता था। इसके अलावा मैक्रोफेज की और फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन ये भी इसी की वजह से होती है, FGF2 की, और एपिथेलियल सेल की माइग्रेशन ये भी इसी की वजह से होती है। इसके अलावा कुछ एंजियोपोइटिन होती है, एंजियोपोइटिन 1 और एंजियोपोइटिन 2, ये ग्रोथ फैक्टर्स होती है जो एंजियोजेनेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये मैच्योरेशन करवा देती है, रीमॉडलिंग वगैरह करवा देती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। इसके बाद है डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन होती है वो कहाँ से होती है, फाइब्रोब्लास्ट से होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइब्रोब्लास्ट को बुलाना है, माइग्रेशन करवानी है। माइग्रेशन के बाद आपने प्रोलिफरेशन करानी है, कहाँ पर, जहाँ पे इंजरी हो चुकी है। और दूसरा आपने क्या करवाना है, फाइब्रोब्लास्ट से टिश्यू की जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, ECM की प्रोटीन है, उनकी
की डेपोजिशन करवानी है। इन स्टेप्स को कंट्रोल करवाने वाले लोकली प्रोड्यूस साइटोकाइन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर 2 बीटा सॉरी, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर्स करवाते हैं दोनों काम, माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन, डेपोजिशन। अब इनकी मेजर सोर्सेज क्या होती है? M2 मैक्रोफेजेस होती है, जो कि टिश्यू की जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे मौजूद होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर मौजूद होती है। ठीक हो गया? ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट साइटोकाइन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सिंथेसिस और डेपोजिशन करवाता है, वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। सबसे इंपॉर्टेंट साइटोकाइन होता है, ठीक हो गया। अब ये प्रोड्यूस होता है बहुत सारे सेल, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर जो सेल होती है ना, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, M2 मैक्रोफेजेस, उनसे नॉर्मली वैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बाकी क्या करवाता है? माइग्रेशन वगैरह करवाता है, प्रोलिफरेशन करवा देता है, डेपोजिशन करवा देता है। तो ये सब बातें आपको पहले बता चुका हूँ। अब चलते हैं रीमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। रीमॉडलिंग, ठीक है। आपको पता है कि एक मरतबा जो पपड़ी वगैरह बनती है, जो स्कार वगैरह बनता है, फिर इसकी रिग्रेशन होती है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। जिस तरह बोन की रीमॉडलिंग होती है कि बोन बनती है तो जो एक्सेस बोन होती है उसकी रिसॉर्प्शन हो जाती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर होगा क्या कि ये सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ ईसीएम प्रोटीन, इनके दरमियान क्या होगा? बैलेंस होगा। जैसे ही ईसीएम प्रोटीन की डेपोजिशन होती है तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है स्कार के अंदर, उसकी रीमॉडलिंग हो जाती है, मतलब जो एक्सेस होता है उनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। डिग्रेडेशन करवाने वाले एंजाइम होते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेटल आयन के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपनी एक्टिविटी के लिए। इसकी एग्जांपल क्या? इंटरस्टिशियल कोलाजिनेज, जिसमें MMP1, 2, 3 आ जाती है। इंटरस्टिशियल कोलाजिनेज जो कि फिब्रिलर कोलाजन को डिग्रेड करता है। जिलाटिनेज जो कि कोलाजन को, स्पेसिफिकली एमॉर्फस कोलाजन को, फिब्रोनेक्टिन को डिग्रेड करता है। इसके अलावा स्ट्रोमिलाइसिन है जो कि ईसीएम के कॉन्स्टिट्यूएंट को डिग्रेड करता है, स्पेसिफिकली प्रोटियोग्लाइकेन, लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, एमॉर्फस कोलाजन। MMP प्रोड्यूस कहाँ से होती है? फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है, मैक्रोफेजेस से होती है, न्यूट्रोफिल से होती है, एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस होती है। इनकी सेक्रेशन को बढ़ाने वाला, इनके सिंथेसिस को बढ़ाने वाला ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन्स होते हैं। अब इनकी एक्टिविटी भी टाइटली रेगुलेटेड होती है। कैसे टाइटली रेगुलेटेड होती है? नॉर्मली बनते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिस तरह प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता होता है, ठीक हो गया। ओके। और इसके अलावा एक मतलब एक्टिवेट हो जाए तो उनको इनहिबिट करने वाले कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेस। ये कुछ मेसेंकाइमल सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया। मतलब जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा डेपोजिट हो गया है उसी जगह पे एक्टिवेट हो और जगह पे एक्टिवेट ना हो। अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन के, जो स्कार फॉर्मेशन से जो रिपेयर होता है, तो जो टिश्यू को रिप्लेस करते हैं टिश्यू की जो रिपेयरिंग होती है बाय स्कारिंग प्रोसेस, तो उसमें होता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेसमेंट होती है, स्कार की फॉर्मेशन होती है। किस केस के अंदर? कि अगर सेल प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहा या उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डैमेज हो चुका है और वो रीजनरेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। जो मेन कंपोनेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर की, वो एंजियोजेनेसिस होता है, माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होता है, कोलेजन की सिंथेसिस होती है, कनेक्टिव टिश्यू की रिमॉडलिंग होती है। जो रिपेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू से, सबसे पहले ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, फिर वो खत्म हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल करते हैं प्रोलिफरेशन को। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये पोटेंट फाइब्रोजेनिक एजेंट होता है। इसके अलावा जो ईसीएम की डेपोजिशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? फिब्रोजेनिक एजेंट, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा आ जाता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 आ जाता है, और इसके अलावा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी आ जाता है। इसके अलावा कुछ हमारी प्रोटीन्स होती है जो कि तोड़ देती है कोलेजन को, तो मेटालोप्रोटीनेस आती है जो कि ईसीएम को डाइजेस्ट करता है, और मेटालोप्रोटीनेस को इनहिबिट करने वाले इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेस आ जाते हैं। ओके। तो इस वीडियो के अंदर हमने इतना कवर कर लिया है, बाकी सिर्फ एक पार्ट रह गया है, वो इंशाल्लाह ताला कल अपलोड करूँगा, जिसके अंदर हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ओपन वुंड, क्लोज वुंड, ये सारा उसमें कवर करूँगा, डिफरेंस वगैरह दिखा दूँगा। चलो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, और ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको याद करने में आसानी हो। मैंने एक डिफरेंस वगैरह पास्ट पेपर में से देखा था, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, आप इसको नोट कर ही लो वरना। ओके, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पहला क्लीनलीनेस वाला पॉइंट है कि क्लीनलीनेस को हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन। अब फर्स्ट इंटेंशन में क्या होगा? जो जख्म होता है रिलेटिवली छोटा होता है, ठीक है। जैसे आप क्लोज वुंड है, इसमें ओपन वुंड होगा, इसके अंदर रीजनरेशन होती है, इसमें स्कारिंग होती है। क्लीनलीनेस, ये क्लीन होता है, ये होता है इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्शन इसमें नहीं होता, इसमें इन्फेक्टेड होता है। इसके मार्जिन सर्जिकली क्लीन होती है, इसके मार्जिन सर्जिकली क्लीन नहीं होते, रेगुलर होती है। हीलिंग अगर हो तो स्कैंटी ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, काफ़ी कम बनता है, इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू गैप को फिल कर लेगा। हीलिंग पीरियड रैपिड होता है, इसमें काफ़ी प्रोलॉन्ग या स्लो होता है। हीलिंग की डायरेक्शन डायरेक्ट होती है, इसमें बॉटम ऑफ एज से स्टार्ट होती है, फ्यूचर इसमें यूज़ होते हैं, इसमें यूज़ नहीं होते। आउटकम क्या होता है कि जो स्कार बनेगा वो नीट और क्लीन बनता है, जबकि इसमें स्कार कॉन्ट्रैक्टेड इरेगुलर बनता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सिस्ट फॉर्मेशन, और उसकी कॉम्प्लिकेशन है सपोरेशन वगैरह। तो आप इसको अपनी बुक के ऊपर लिख लेना, फर्स्ट इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, या इसको प्राइमरी
और सेकेंडरी हीलिंग भी बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिपेयरिंग वगैरह मैकेनिज्म। तो इसको नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना।